स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोलते हैं, और साथ में थ्योरी। टेन मार्क्स ऑप्शनल। अभी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग करेंगे और फिर आपके अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम कर लेंगे। इतना मैं आपको करवा दूंगा। फिर जो आपका अक्टूबर मंथ है, उस अक्टूबर मंथ में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बजटरी कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज समझते हैं? जो आपका पूरा मटेरियल मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद जो पीछे की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हम करेंगे, आरटीपी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये 10 नंबर की थ्योरी जो कि चॉइस का क्वेश्चन आता है, कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आता। इस 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स का जो थ्योरी आता है, 10, 15, 16 नंबर जो भी है, जिसमें करीब करीब आपके अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे जो हमें ऑलरेडी आते हैं। मतलब जितनी चीजें हमने पढ़ी है उसी में से पूछा जाएगा। एबीसी सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जस्ट इन टाइम क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे कुछ भी जनरल चीजें पूछ ली जाएगी जो आपको पता है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। और मुश्किल से 8 नंबर से 10 नंबर का ऐसा थ्योरी आएगा जो शायद अभी करना बाकी है, कोर थ्योरी है। मुझे ये मालूम है कि थ्योरी जो होता है वो ऑप्शनल में छूट सकता है, प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पर। और हम लोग अभी आपका इतना कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% सिलेबस है। जो बाकी का बच जाएगा थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा 5, 7, 8 नंबर का सिलेबस, उसे हम करते रहेंगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। चलिए फिर आपका आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नोट्स मैंने बना लिए हैं, हालांकि आपके 3 मैं वीडियोस डालने वाला हूं। अलग अलग 3 वीडियोस में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 3 हिस्से करवाऊंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसके बीच में जो वेरिएंस है, उस वेरिएंस का आपको रीजन फाइंड आउट करना है, ताकि एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बताई जा सके कि आपकी वजह से ये वेरिएंस आया है। आप बात समझ रहे हैं? कई बार क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेटा दे रखा होगा 10,000 यूनिट्स का, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपको 10,000 यूनिट्स के हिसाब से दे रखा है कि इसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना इसमें लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड लगेगा। हालांकि इन तीनों के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, इकट्ठे नहीं आएगा कि रॉ मटेरियल वेरिएंस अलग, लेबर वेरिएंस अलग, ओवरहेड वेरिएंस अलग। इसीलिए हम इसे 3 पार्ट्स में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड आपको सेट करके दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स का और एक्चुअली में आप बनाते हो 12,000 यूनिट्स, तो क्या आप 10,000 यूनिट्स के लिए जो डेटा गिवन है उसको आप 12,000 यूनिट्स के डेटा से कंपेयर कर पाओगे? इज इट लॉजिकल? द आंसर इज नो। अगर आपको 10,000 यूनिट्स का डेटा गिवन है, चाहे रॉ मटेरियल का हो, लेबर का हो, ओवरहेड का हो, और आप कंपेयर करना चाहते हो 12,000 यूनिट से, तो पहले आपको इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो एक्चुअल आउटपुट है उसके हिसाब से क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 3-4 स्टार डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीए फाइनल तक की बात है कि अगर कभी भी आपको स्टैंडर्ड या बजट गिवन है और एक्चुअल गिवन है,
तो आप एक्चुअल को बजट के हिसाब से चेंज नहीं करोगे, बल्कि बजट और स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से मॉडिफाई करोगे। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है, बजट है, तो खुद ही एक एस्टिमेट है, और जो एक्चुअल है वो तो एक्चुअल है। चाहे एक्चुअल 9 महीने का गिवन हो, स्टैंडर्ड आपको 12 महीने का गिवन है, क्या कंपेयर कर पाओगे? द आंसर इज नो। आपको स्टैंडर्ड को भी 9 महीने में लाना पड़ेगा, रेदर देन कि आप एक्चुअल को 12 महीने में कन्वर्ट कर लो कि भाई 9 महीने का ये एक्चुअल है तो 12 महीने का कितना होगा। जैसे ही आपने वर्ड लगाया कितना होगा, तो ये एक्चुअल कन्वर्ट हो गया एस्टिमेटेड में। आप समझ रहे हैं? एक तो 9 महीने का ये एक्चुअल डेटा गिवन है, इसे अगर आप 12 महीने में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा एस्टिमेटेड डेटा है, एक्चुअल नहीं है। इसीलिए कभी भी आप एक्चुअल डेटा को नहीं छेड़ेंगे, और जो एक्चुअल डेटा गिवन है उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए। अब अगर मेरे पास 10,000 यूनिट्स है, उसका डेटा गिवन है, तो मैं इसको 12,000 यूनिट्स के डेटा के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि 12,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड अगर ये है और 12,000 का एक्चुअल ये है, तो दोनों को कंपेयर करूंगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, वेरिएंस क्यों आ रहा है। इस बात को आप अपनी कॉपी में अभी नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिल सीए फाइनल इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करने के बाद। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, दोनों का डिफरेंस लेना है वेरिएंस। वेरिएंस जो है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अगर आपने कॉस्ट में सेविंग कर ली है तो फेवरेबल आएगा, अगर आपने कॉस्ट में सेविंग नहीं करी है तो अनफेवरेबल आएगा। बात समझ में आ गई? इस फेवरेबल अनफेवरेबल का रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। मटेरियल वेरिएंस हो सकता है, लेबर वेरिएंस हो सकता है, ओवरहेड वेरिएंस हो सकता है, किसी भी कारणों की वजह से कॉस्ट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहां पर देखते हैं मटेरियल वेरिएंस आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में लेबर करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड का वेरिएंस करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड से डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड प्राइस जो भी है, स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने 10 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड रखा हो, आपने बनाई 100 यूनिट है, तो 100 के लिए कितना स्टैंडर्ड होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। है ये भी स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड होगा। और आपने एक्चुअल रेट क्या थी और एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी कंज्यूम करी, ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके हैं दो हिस्से, इसके हैं दो हिस्से, एक है डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है ना? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोलता है इसके दो हिस्से हैं, दोनों को ऐड करोगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोलता है कि स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कि रेट तो स्टैंडर्ड है पर क्वांटिटी स्टैंडर्ड ये कंज्यूम होनी चाहिए थी, एक्चुअली में ये कंज्यूम हुई है, तो क्या हो गया? यूजेज का कितना डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा। और है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो एक्चुअल है पर रेट का डिफरेंस है, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? परचेज डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। जो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, जो डिफरेंस ही तो निकालना है, वेरिएंस का क्या मतलब है? डिफरेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस के भी दो हिस्से हैं, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसे कैसे निकालते हैं हम? इसे हम निकालते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स। कि आपने जो टोटल कंजम्पशन करा है मटेरियल एबीसी का, वो स्टैंडर्ड ये रहना चाहिए था, और ये आपने एक्चुअली में कंज्यूम किया, बट हमने रेशो एबीसी का सेम रखा है कि जिस रेशो में स्टैंडर्ड सेट किया था, अगर एक्चुअल क्वांटिटी भी उसी रेशो में कंज्यूम होती तो कितनी कंज्यूम होती, तो मिक्स आपने सेम रखा है। इसका डिफरेंस आएगा कि डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना है। और यदि आप स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स रखते हैं और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं, तो यहां पर जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स है, एक्चुअल क्वांटिटी को आपने स्टैंडर्ड रेशो में रखा है और एक्चुअली में आपने एक्चुअल क्वांटिटी इतनी कंज्यूम करी है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा
वो आएगा मिक्स कितना चेंज कर दिया, कि ABC का जो रेशो था वो रेशो आपने एक्चुअली में कितना चेंज करा, तो उसका डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट मेटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा। जिन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस आएगा, और डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। जिसको करने का सिंपल सा तरीका है, ये टेबल बना लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। बस आपके पास अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल हैं A, B और C, उसका मैंने आपको एक टेबल बनाकर दे दिया है। इसी टेबल से आपके सभी वेरिएंस निकल जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट आपका है फिनिश प्रोडक्ट, आपको स्टैंडर्ड दे रखा है 10,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के लिए, एक्चुअली में आपने प्रोड्यूस किया 12,000 यूनिट्स का फिनिश प्रोडक्ट। तो अब जो आप यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, ये एक्चुअली में आप रॉ मटेरियल A, B और C कितना लगेगा फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये 12,000 यूनिट्स के हिसाब से लेंगे कि अगर 10,000 यूनिट्स के लिए इतना लगता है तो एक यूनिट के लिए कितना लगता है। अगर एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल A इतना लगता है तो 12,000 यूनिट्स जो एक्चुअली में बनाए हैं उसके लिए हमारा रॉ मटेरियल A का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा। तो है तो ये स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड ही है। हो सकता है कि हमारे हिसाब से 12,000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल A जो है वो लगे 10,000 kg और एक्चुअली में लगा हो 15,000 kg, तो वेरिएंस आ गया ना। हम तो स्टैंडर्ड ही देख रहे हैं, पर जो एक्चुअल बनाया है उसके हिसाब से कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए वो देख रहे हैं हम। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है रॉ मटेरियल की, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है इस रॉ मटेरियल की फॉर एक्चुअल आउटपुट। रॉ मटेरियल A का लिखेंगे, रॉ मटेरियल B, रॉ मटेरियल C का लिखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या है, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को आपने लिया है, जो रॉ मटेरियल A की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करी है, पर जो A, B और C का रेशो है, जिस रेशो में इनकी कंजम्पशन होती है, आपने वो रेशो को मेंटेन रखा है, रेशो को चेंज नहीं किया, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स। एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब पहले सब कुछ स्टैंडर्ड ले लिया, फिर यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस को रखा। हालांकि हमने क्वांटिटी एक्चुअल ली है, पर उस एक्चुअल क्वांटिटी को लिया हमने स्टैंडर्ड रेशो में है। जिस रेशो में ABC की खपत होती है उसी रेशो में अगर एक्चुअल क्वांटिटी की खपत की जाएगी, एक्चुअली में हुई नहीं है, बट अगर सेम ही रेशो में एक्चुअल क्वांटिटी को कंज्यूम किया जाएगा ABC के रेशो में, तो वो इतना 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 करा जाएगा, और आपने स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड मिक्स लिख लिया। आपने उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस को वैसे ही रखा यहां पर आपने ये कहा कि यहां पर जो स्टैंडर्ड मिक्स लिखा है ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ही है, पर स्टैंडर्ड मिक्स में है। अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने एक्चुअली में कंज्यूम करी है, मैंने उसे सेम रेशो में कंज्यूम नहीं किया होगा। एक्चुअली में हो सकता है मैंने A ज्यादा कंज्यूम किया हो, B को कम कंज्यूम किया हो, स्टैंडर्ड से C को ज्यादा कंज्यूम किया हो, तो मैंने कहा चलो स्टैंडर्ड प्राइस को वहीं का वहीं रखते हैं और स्टैंडर्ड मिक्स की जगह पर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लिख लेते हैं, और यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम वैसा ही रखते हैं, पर स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पर एक्चुअल प्राइस लिख लेते हैं। ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। इस फॉर्मेट को बनाने से क्या हुआ है फायदा, फायदा ये हुआ है कि जब आप एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इसका जब डिफरेंस लेते हैं A, B और C का, इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, तीनों का टोटल करके भी देख सकते हैं, और जब इसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो उसे बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यहां तक की बात क्लियर है सर? क्यों डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, यहां भी एक्चुअल क्वांटिटी है, पर यहां पर जो स्टैंडर्ड प्राइस रखा गया था वो है, और यहां पर जो एक्चुअल प्राइस लगा क्वांटिटी को खरीदने में वो रखा है। तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का जो डिफरेंस आ गया, क्वांटिटी तो दोनों में सेम ही है, उस डिफरेंस को बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस फ्लक्चुएशन किस वजह से हुई है।
और इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा? परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड तय किया है कि हम रॉ मटेरियल ABC इतने में खरीद लेंगे, जब एक्चुअली में परचेजिंग की बारी आती है तो आप उतने में नहीं खरीद पाते। उसकी रेट जो आपने तय करी है स्टैंडर्ड में, उतने पर आप नेगोशिएट नहीं कर पाते। तो ये जिम्मेदारी परचेज डिपार्टमेंट की है जो सामान खरीदता है। सही बात है ना, परचेज डिपार्टमेंट चाहे तो नेगोशिएट कर सकता है, सस्ते में खरीद सकता है, बट वो नहीं खरीद पाया जो स्टैंडर्ड तय किया था कंपनी ने। तो वो जो वीकनेस है परचेज डिपार्टमेंट की है, दूसरे डिपार्टमेंट के सर नहीं जाएगी। जितना प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आया है, और इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हम सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं कि अगर है तो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। इनका जो डिफरेंस होएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, यहां भी स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पर स्टैंडर्ड मिक्स यानी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन स्टैंडर्ड रेशो। तो यहां पर रेशो आपने सेम रखा है, जिस रेशो में ABC कंज्यूम होती है एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट के बनाने के लिए। आपने जितना एक्चुअल आउटपुट बनाया है उसके लिए जितना आपका ABC लगेगा, वही ABC आपने यहां लिखा है, वही ABC आपने जितना कंज्यूम एक्चुअली में हुआ है वो यहां लिखा है। फर्क बस इतना सा है कि यहां पर आपने जो टोटल ABC की कंजम्पशन हुई है उसको सेम रेशो में बांट दिया जो आपने स्टैंडर्ड में सेट किया था कि A की 2 क्वांटिटी लगती है, B की 1 लगती है, C की 3 लगती है। अब एक्चुअली में A की ज्यादा, B की कम, C की ज्यादा, ऐसे कुछ भी लग सकती है ना। जो कुछ भी लगी है एक्चुअली में क्वांटिटी वो तो आपने यहां पर लिखी है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो आपको कॉस्ट पता लग गई ना, कॉस्ट ही तो निकाल रहा हूं मैं। और यहां पर आपने स्टैंडर्ड प्राइस रखी है, हालांकि आपने एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में रखा है। उन तीनों का आपने रेशियो मेंटेन रखा है, A, B और C का। एग्जाम्पल में आपको पता लगेगा। इनका जो डिफरेंस होएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो चेंज करने की वजह से ये डिफरेंस आया है। और इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा? इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा कि आपको जिस रेशियो में कंज्यूम करने के लिए कहा गया था ABC, आपने उसी रेशियो में कंज्यूम क्यों नहीं करा, कॉम्पोजिशन को चेंज क्यों किया। यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां भी स्टैंडर्ड प्राइस है, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, और यहां पर है एक्चुअल क्वांटिटी, लिखा है स्टैंडर्ड मिक्स है, पर यह है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और इसके लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि आपने A क्वांटिटी को ज्यादा यूज क्यों किया बनाने में, B को ज्यादा यूज क्यों किया, C को ज्यादा यूज क्यों किया। इसके लिए भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज गिवन, 40% मटेरियल A एंड 60% मटेरियल B यूज होगा, 20 रुपए पर केजी और 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से। मटेरियल A जो है 20 रुपए पर केजी यूज होना चाहिए और मटेरियल B जो है 30 रुपीज पर केजी होना चाहिए। स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 10% का है, 10% ऑफ द इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। एक्चुअल यूजेज जो है दोस्तों वो है 90 केजी मटेरियल A की और 110 केजी मटेरियल B की, और 18 रुपए पर केजी के हिसाब से 34 रुपीज पर केजी के हिसाब से एक्चुअल कंजम्पशन हुई है। क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करी है वो 182 केजी की करी है। यहां पर जो नोट्स दे रखे हैं ये आपकी बुक के हिसाब से हैं जो स्टडी मटेरियल में दे रखा था, हालांकि मैं आपको इसके हिसाब से नहीं कराऊंगा। नीचे वाला सब आपको उसके हिसाब से कराऊंगा, बट ये नहीं कराऊंगा। इवन ये भी जो मैंने बनाया है वो आपकी बुक के हिसाब से नहीं बनाया है। आंसर इससे बिल्कुल ठीक आएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है इसे आप कृपया करके काट दीजिए और अपने सही नोट्स में जो भी आप नोट्स लिख रहे हैं, जो भी आपने डाउनलोड किए हैं, उसको आप ठीक कर लीजिए। इसमें भी कुछ गलती नहीं है, ये भी ठीक है, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको आसान तरीके से करवाने वाला हूं। यहां पर देखिएगा दोस्तों, आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी। क्वेश्चन में लिखा है आपने 182 केजी एक्चुअली में प्रोड्यूस करी। इस एक्चुअल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी की आवश्यकता है, कि सर जितनी मेरी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है
उसका 90% मेरा 182 kg आ जाए, इतना मुझे चाहिए, क्योंकि 10% का तो मेरा नॉर्मल लॉस होएगा, स्टैंडर्ड लॉस होएगा। तो दैट मीन्स कि जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए 182 kg का आउटपुट देने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? अगर 90% को यहां ले जाऊं तो डिवाइडेड बाय 0.9, 90% कितना होता है? 0.9। देयरफॉर 182 डिवाइडेड बाय 0.9 विल गिव यू 202.22। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 202.22 बार केजी जो है उतना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और इस रॉ मटेरियल में डेफिनेटली आपको पता है 40% ए होएगा, मतलब कि 40% का मतलब है 0.4 जो है 80.88 जो है वो आपका क्या होएगा? ए होएगा, और 202.222222 मल्टीप्लाई बाय 0.6 121.3 बार, दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 202.22 ही आएगा। आप कर भी देख सकते हैं, इसमें आप 80.88888888 करेंगे तो 202.222222 आएगा। दैट मीन्स कि आपने एक्चुअल जो आउटपुट बनाया है 182 kg का, उसके हिसाब से आपने देख लिया कि भाई हमारे हिसाब से तो जो हमने फिक्स करा है स्टैंडर्ड वो है कि 202.22, जिसका 90% 182 kg बनकर निकलेगा, और जो मेरा टोटल 202.22 kg लगेगा उसमें 40% ए लगेगा और 60% बी लगेगा। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड प्राइस, आपको पता है स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20 रुपए पर केजी ए का है, 30 रुपीज पर केजी बी का है। तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1617.77, मतलब इतना हमने तय किया था कि स्टैंडर्ड प्राइस पे इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की लगाएंगे 182 kg का आउटपुट बनाने के लिए, और 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम लगाएंगे 121.33 kg हम यूज करेंगे बी की, तो टोटल 3640 का हम खर्चा लगाएंगे। यानी 182 kg बनाने के लिए ए का इतना, बी का इतना, और टोटल इतना स्टैंडर्ड हमें लगाना चाहिए। एक्चुअली में मैंने कितना लगाया ए का? एक्चुअली मैंने 90 kg ए का लगाया 18 रुपए पर केजी के हिसाब से, टोटल आया 1620। एक्चुअली में मैंने 110 kg लगाया 34 पर केजी के हिसाब से मटेरियल बी का। तो स्टैंडर्ड मुझे ये लगाना चाहिए था 182 kg के लिए, एक्चुअल मैंने ये लगाया 5360। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये एक्चुअल कितना लगा? 5360 यही लगा है, माइनस स्टैंडर्ड जो मुझे लगाना चाहिए था 5257.78, 102.22 ये मेरा है मटीरियल वेरिएंस, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब मटीरियल का पूरा वेरिएंस, कि ये स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, ये एक्चुअल लगा है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, टोटल वेरिएंस आ गया। हालांकि अगर आपने यहां पीछे देखा होगा तो मटीरियल वेरिएंस जो है उसकी भी सब कैटेगरीज है, एक है मटीरियल यूजेज वेरिएंस और एक है मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर लें तो उसके लिए टेबल बनाई गई है। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप थोड़ी थोड़ी चीजों को शिफ्ट करते हैं और यहां से आप यहां, यहां और यहां तक पहुंचते हैं, और जो इसका डिफरेंस आएगा वो मटीरियल यील्ड वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। और अगर तीनों को आप सम कर देंगे, ये देखिए आप, अगर आप तीनों को सम कर देंगे तो फिर आपका जो है वो आपका मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ये 160 नहीं है, ये 260 है। तो अगर आप 260 और 157 को ऐसे मर्ज कर देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे एक तरह से, तो 102.22 ही आएगा। पहले आपको आसान भाषा में समझा दिया, ये स्टैंडर्ड लगना चाहिए, ये एक्चुअल लगा है, टोटल क्या आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के कई हिस्से हमने करने हैं। तो यहां हमने स्टैंडर्ड प्राइस वही रखा 20 रुपए पर केजी ए का, 30 रुपए पर केजी बी का, पर हमने जो एक्चुअली में कंज्यूम हुआ है, एक्चुअली में कितना कंज्यूम हुआ है?
90 केजी ए का, 110 केजी बी का, टोटल 200 केजी असली में कंज्यूम हुआ है। 182 केजी के लिए 200 केजी यूज किया है। तो 200 केजी को अगर मैं सेम रेशो में यूज करूं 40% 60%, तो 80 केजी जो है वो मेरा ए लगना चाहिए था और 120 केजी जो है वो मेरा बी लगना चाहिए था। हालांकि लगा कितना है, लगा है 90 केजी ए और 110 केजी बी। तो ये मेरा एक्चुअल लगना चाहिए था स्टैंडर्ड मिक्स में, और ये मेरा एक्चुअल लगा है जो भी लगा है। प्राइस मैंने स्टैंडर्ड प्राइस ही रखा गया है। तो जब आप इसमें कंपैरिजन करते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी बट इन स्टैंडर्ड रेशियो, जिसे हम स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं, तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकल कर आता है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। काहे डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्यों नहीं आया, यील्ड वेरिएंस क्यों आया? क्योंकि आपने एक्चुअल क्वांटिटी को रखा तो स्टैंडर्ड मिक्स में ही है। जो रेशो चाहिए 40:60 का, उसी रेशो में आपने टोटल क्वांटिटी को यहां पर रखा है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, पर उसका रेशो जो है A:B का वो बिल्कुल सेम है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इनका डिफरेंस कितना है? 57.78 आ गया डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, कि आपने कितनी क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली, कितनी क्वांटिटी कम यूज कर ली। फेवरेबल आएगा तो कम यूज करी, एडवर्स आएगा तो ज्यादा यूज करी। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड प्राइस यहां पर वही रखा, यहां पर भी आपने स्टैंडर्ड प्राइस वही रखा। ये देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड प्राइस रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस यहां पर रखा है। ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, हालांकि स्टैंडर्ड रेशो में है, और ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है जो एक्चुअल रेशो में है। कि 90 केजी आपने ए का यूज करा, 110 केजी आपने बी का यूज किया। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, प्राइस स्टैंडर्ड है, यहां भी स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी है, पर मिक्स का क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स है। जिस रेशो में पहले होना चाहिए था यहां पर एक्चुअल मिक्स है। तो मिक्स चेंज होने की वजह से जो डिफरेंस निकलेगा वो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा। यहां पर जो है आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी है, यहां एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस प्राइस का है, क्वांटिटी एक्चुअली में सेम है। तो प्राइस का जो डिफरेंस निकलेगा कि आपने यहां पर भी ए को 90 केजी कंज्यूम किया, यहां भी 90 केजी आपने कंज्यूम करा, बट 20 रुपए पर केजी आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और 18 रुपए पर केजी आपने एक्चुअली में लिया है। बी का आपने 30 रुपए पर केजी सेट किया था, स्टैंडर्ड 34 पर केजी में लिया है। यहां भी 110 केजी कंज्यूम किया, यहां भी 110 केजी आपने एक्चुअली में कंज्यूम किया। दोनों का डिफरेंस निकलेगा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो ये आपका जो 260 है वो नेगेटिव आता है। देखा जाए तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आएगा। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये जो है आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा में से कम माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस यही है बस आपका जो भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लेबर वेरिएंस करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में ओवरहेड वेरिएंस करेंगे, और आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर हो जाएगा। फिर जो बाकी की इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको एक क्लास में करवा दूंगा, और एक्सरसाइज मैंने बताया हम बाद में करेंगे, जो कि आराम से होती रहेगी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे रिवाइज कर आइएगा, नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चेंजेस बताए हैं उसे आप चेंज कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।